अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। ऐसा है कि मैंने जितने स्टूडेंट्स इस वक़्त ऑनलाइन हो गए हैं, इन तमाम की अटेंडेंस जो है वो लगा दी है। एक दफ़ा मैं अटेंडेंस जो है वो शेयर करने लगा हूँ। आप सब लोग भी अटेंडेंस को जो है वो देख लें और जिस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई, वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो दोबारा मैं अटेंडेंस जो है वो लगाऊँगा। तो मैं अटेंडेंस शेयर करने लगा हूँ। आप सब लोग एक नज़र जो है वो अटेंडेंस को देख लें। जिस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई, वो अभी मुझे बता सकता है। ओके जी, मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। बाकी जो स्टूडेंट्स रह गए हैं उनकी एट द एंड ऑफ द लेक्चर अटेंडेंस जो है मैं लूँगा। इस वक्त जितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो चुके हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स की जो है वो अटेंडेंस हो चुकी है। सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स ही होंगे जिनकी अटेंडेंस जो है वो रहती है या उनकी अटेंडेंस जो है वो अभी तक नहीं हुई। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। तमाम स्टूडेंट्स को जो है स्क्रीन नजर आ रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो रजिस्टर्स, टाइप्स और प्रोसेसर की जो टाइप्स है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे असेंबली के अंदर। मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ प्रोसेसर रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग डेटा। वो कहता है कि बहुत ज्यादा ऑपरेशन जो है वो ज्यादातर डेटे को प्रोसेस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली the lowest operation a processor can undertake are trying to read or store data in the memory। वो कहता है कि सबसे जो लोएस्ट ऑपरेशन है वो ये है कि आपका जो डेटा है वो मेमोरी के अंदर स्टोर जो है वो कैसे। The request must travel in outside of the processor अक्रॉस द कंट्रोल बस। वो कहता है कि ये क्या होता है कि डेटा बस जो है वो, क्योंकि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड माउस के थ्रू हम लोग अपना डेटा जो है वो इनपुट कर रहे होते हैं, तो इसलिए कंट्रोल बस जो है वो अपना रोल जो है वो अदा करती है और कंट्रोल बस के थ्रू ही हम डेटे को जो है वो ट्रेवल करवाते हैं एंड इनटू द मेमोरी स्टोरेज यूनिट। और बाद में वो डाटा जो है वो मेमोरी के अंदर चला जाता है। वो स्टोरेज यूनिट कोई भी हो सकता है, आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, आपकी फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, आपका डीवीडी हो सकता है, आपकी यूएसबी हो सकती है, कोई भी वो चीज हो सकती है। लेकिन वो डाटा प्रोसेस होने के बाद थ्रू कंट्रोल बस होता हुआ अपनी स्टोरेज मेमोरी के अंदर जो है वो चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज नॉट ओनली complicated but also force the processor to wait while the memory access is being performed। वो कहता है कि ये प्रोसेस जो है ये कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है, बल्कि ये फोर्स करता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो वेटिंग लेंथ में ना जाए और आसानी से आपके जो मेमोरी है उसकी को जो है वो एक्सेस किया जा सके। द डाउन टाइम कुड बी स्पेंट प्रोसेसिंग अदर इंस्ट्रक्शन। वो कहता है कि इसके लिए क्या किया जाता है, डाउन टाइम को जो है वो चेक किया जाता है कि प्रोसेसर को प्रोसेसिंग करने में कितना टाइम जो है वो लगता है। यानी कोई भी हदायत हो सकती हैं, उन हदायत को प्रोसेस करने में एक प्रोसेसर को कितना टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा। या टू हेल्प सॉल्व दिस प्रॉब्लम द प्रोसेसर इंक्लूड इंटरनल मेमोरी लोकेशन कॉल्ड रजिस्टर। वो कहता है कि इस चीज को कवर करने के लिए या इसको हल करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या एक मेमोरी है जिसका नाम क्या है, रजिस्टर। द रजिस्टर are capable of storing data element for processing without having to access the memory storage unit। वो कहता है कि आपके जो रजिस्टर है वो इस काबिल है कि आपके डेटे को प्रॉपर तरीके से जो है वो स्टोर कर सके मेमोरी के अंदर।
The downside to register is that a limited number of them are built into the processor chip. वो कहता है कि कुछ रजिस्टर ऐसे हैं जो कि आपकी मेमोरी के अंदर प्रॉपर तरीके से बिल्ड किए गए हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि एक चिप की फॉर्म में, यानी प्रोसेसर की चिप की फॉर्म में जो रजिस्टर्स इनसाइड पड़े हुए हैं प्रोसेसर के अंदर, वो एक चिप की फॉर्म में मौजूद है। The IA32 platform processor have multiple group of register of different size. वो कहता है कि जो इंटेल के प्रोसेसर हैं उनमें मुख्तलिफ तरह के साइज के लिहाज से जो है वो रजिस्टर है। डिफरेंट प्रोसेसर विद इन IA प्लेटफॉर्म इंक्लूड स्पेशलाइज्ड रजिस्टर। वो कहता है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और डिफरेंट लेवल ऑफ रजिस्टर्स हैं जो कि इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। रजिस्टर्स की टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। जनरल पर्पस रजिस्टर, ये हमारे आगे चल के आज मैं रजिस्टर्स को कुछ ना कुछ जो है वो आपको डिस्प्ले भी करवाऊंगा रजिस्टर्स कि हम रजिस्टर्स को कैसे डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर के अंदर हम इन रजिस्टर्स के ऊपर जो है वो हमने प्रोग्रामिंग करनी है। E32 बिट रजिस्टर यूज्ड फॉर स्टोर वर्किंग डेटा। वो कहता है कि जो 8 रजिस्टर्स हैं 32 बिट के, और ये क्या करते हैं, ये आपके डेटे को प्रॉपर तरीके से स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेगमेंट रजिस्टर। 16 बिट रजिस्टर यूज्ड फॉर हैंडलिंग मेमोरी एक्सेस। 16 बिट रजिस्टर हैं और आपके 6 रजिस्टर ऐसे हैं जो 16 बिट के हैं और आपके इस मेमोरी को हैंडल करते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। आ सिंगल, एक ही रजिस्टर है 32 बिट का, पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोड टू एग्जीक्यूट, की जो भी इंस्ट्रक्शन हो उसको वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर। 80 बिट रजिस्टर यूज टू फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक डेटा। डेटे को कंट्रोल करने के लिए 80 बिट के 8 रजिस्टर हैं जो कि उसके ऊपर काम करते हैं। कंट्रोल 5 32 बिट रजिस्टर यूज टू डिटरमिन द ऑपरेटिंग मोड ऑफ द प्रोसेसर। वो कहता है कि 35 रजिस्टर ऐसे हैं जो कि 32 बिट के रजिस्टर हैं और आपके प्रोसेसर के ऑपरेशन मोड को कंट्रोल करते हैं। डीबग 832 रजिस्टर यूजिंग कंटेन इंफॉर्मेशन व्हेन डीबग इज प्रोसेसर। जब डीबग के थ्रू, यानी कि आज मैंने जो आपको कमांड करवानी है वो बेसिकली डीबग की ही कमांड है, और उस कमांड के अंदर जो है हम प्रॉपर तरीके से जो है वो रजिस्टर्स को डिस्प्ले करेंगे। General purpose register. The general purpose register are used to temporarily store data as it is processed on the processor. वो कहता है कि जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो टेम्परेरी तौर पे डेटे को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर में इस्तेमाल किए जाते हैं। The general purpose register have evolved from the old 8-bit 808 processor days to 32-bit register available in the Pentium processor. वो कहता है कि अगर हम बात करें पुराने प्रोसेसर्स की जो 8 बिट थे, 808 ये असल में आपकी इंटेल की जो फैमिली है ये उसका कोड है 808। 8 बिट प्रोसेसर हो या 32 बिट प्रोसेसर, वो सारे के सारे पेंटियम के लिहाज से जो है वो अवेलेबिलिटी उनकी मौजूद है। Each new version of the general purpose register is created to be completely backward compatible with various processor. वो कहता है कि हर जैसे जैसे चेंजेस आती गई उसी लिहाज से बैकवर्ड के ऊपर प्रोसेसर में रजिस्टर्स को भी क्रिएट किया गया। Thus code that use 8-bit register on the 808 chip is still valid on 32-bit Pentium chip. वो कहता है कि वो जो 808 के अंदर डिजाइन किए गए थे उस वक्त के जो रजिस्टर है वो अब भी 32 बिट जो भी Pentium 4 या Pentium 3 या कोर टू डू क्वाड कोर जितने भी प्रोसेसर आए हैं Pentium के जो 32 बिट के हैं उनके ऊपर अभी भी वही रजिस्टर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। While most general purpose register can be used for hold any type of data, वो कहता है कि जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो किसी भी टाइप ऑफ डेटे को होल्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है। Some have acquired special use which are consistently used in assembly language program. वो कहता है कि कुछ रजिस्टर उनमें से ऐसे हैं जिनको हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द जनरल पर्पस रजिस्टर अवेलेबल ऑन द Pentium प्लेटफॉर्म एंड
व्हाट दे आर मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर। वो कहता है कि यहाँ पे आगे चल के जो है एक आपको टेबल शो किया गया जो कि रजिस्टर आपके 32 बिट रजिस्टर हैं वो आपके इस्तेमाल होते हैं। इस यहाँ पे टेबल में देखें EAS पहले क्या था कि जो पुराने आपके थे, अगर मैं विंडो 98 की बात करूं या विंडो XP की बात करूं, उस वक्त जो हमारे पास प्रोसेसर थे उन प्रोसेसर्स के अंदर 16 बिट 8 बिट और 24 बिट के प्रोसेसर थे। तो उनमें जो रजिस्टर हम लोग इस्तेमाल करते थे वो हमारे AX BX CX DX इस तरह के रजिस्टर होते थे। लेकिन बाद में जब पेंटियम 4 हमारे पास आया तो इसमें, और क्वाड कोर आया या ड्यूल कोर प्रोसेसर आया, इसमें क्या हो गया कि रजिस्टर्स की लेंथ को बढ़ा दिया। उसमें उसके साथ उन्होंने क्या किया कि एक अलहदा ई का वर्ड जो है यानी कि एक्स्ट्रा का वर्ड जो है वो ऐड कर दिया, और इसके अंदर EAX EBX ECX EDX और इसी तरह इसके डाटा पॉइंटर विद सोर्स स्टैक पॉइंटर और स्टैक डाटा पॉइंटर रजिस्टर यानी BP। यहाँ पे इसकी एक डायग्राम दी हुई है कि पहले जो हमारे पास 16 बिट के रजिस्टर से उनमें क्या था कि AH और AL होता था, यानी कि मैं AX को हाफ करूं तो इसके दो पार्ट होते थे 0 to 7 और 8 to 15। दो पार्ट पे ये रजिस्टर मबनी होता था और ये 16 बिट का था। लेकिन जैसे पेंटियम 4 क्वाड कोर कोर टू डू प्रोसेसर आए तो उसमें इस रजिस्टर को 32 बिट कर दिया, और इसमें जो E का पार्ट है ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वही अब अगर इसका हाफ हम गिनेंगे तो EAH होगा और EAL होगा। आगे चल के ये यहाँ पे ये देखें कि आपको ये डिस्प्ले कर रहा है। The 32-bit EAX, EBX, ECX and EDX register can also be referenced by 16-bit or 8-bit name to represent the old version of the register। वो कहता है कि AX BX की अगर हम बात करें तो वो ओल्ड वर्जन रजिस्टर थे जो कि 16 बिट या 8 बिट के थे, लेकिन बाद में EAX EBX और ECX जो रजिस्टर है ये आ गया। By using the reference AX, the lowest 16 bit of the EAX register are used। वो कहता है कि अगर हम पहले की बात करें तो पहले 16 बिट के रजिस्टर थे जो AX था, बाद में ये 32 बिट रजिस्टर बन गया तो इसके नाम बन गया EAX। By using the reference AL, the lower 8 bit and the EAX register are used। EAL की अगर हम बात करें तो वो लोअर 8 बिट की बात करता है, और अगर हम EAX यानी EH की बात करें तो रेफरेंस नेक्स्ट 8 बिट जो हायर है उनकी बात करता है। यानी कि एक ही रजिस्टर है लेकिन उस रजिस्टर के दो डिफरेंट पार्ट हैं, और उन दोनों डिफरेंट पार्ट में एक लोअर साइड है और एक उसकी हायर साइड। सेगमेंट रजिस्टर। The segment register are used specifically for referencing memory location। वो कहता है कि जो सेगमेंट रजिस्टर है ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जो है मेमोरी की लोकेशन को चेक करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। The IA32 processor platform allow 3 different type of method to access system memory। वो कहता है कि जो Intel 32 के जितने भी प्रोसेसर थे, मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वाड कोर कोर टू डू या पेंटियम मोबाइल एक प्रोसेसर आया था, इसके साथ आपका पेंटियम 4 था। ये सारे के सारे जो प्रोसेसर थे ये प्रोसेसर खास तौर पे जो इस्तेमाल किए जाते थे वो 32 बिट 16 बिट के नहीं थे, 32 बिट के थे। बाद में इनकी डिफरेंट टाइप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई ऑटोमेटिकली ये भी चेंज होते गए। तो इसमें फ्लैट मेमोरी मॉडल, सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल, रियल एड्रेस मोड, तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स थी। लेकिन अगर सेगमेंट रजिस्टर की बात करूं तो CS कोड सेगमेंट, DS डाटा सेगमेंट, SS स्टैक सेगमेंट, ES एक्स्ट्रा सेगमेंट पॉइंटर, FS एक्स्ट्रा सेगमेंट पॉइंटर और GS एक्स्ट्रा सेगमेंट पॉइंटर, ये तीन हमारे सेगमेंट पॉइंटर रजिस्टर थे। बाकी जो है वो हमारे सेगमेंट रजिस्टर है। द फ्लैट मेमोरी मॉडल प्रेजेंट ऑल सिस्टम मेमोरी एज अ कंटिन्यूअस एड्रेस स्पेस। वो कहता है कि ये जो जितने भी मॉडल थे ये प्रेजेंट करते थे हमारी मेमोरी की स्पेस को चेक करने के लिए। ऑल इंस्ट्रक्शन डाटा एंड स्टैक आर कंटेन इन अ सेम एड्रेस स्पेस, ईच मेमोरी लोकेशन इज एक्सेस्ड बाय अ स्पेसिफिक एड्रेस कॉल्ड लीनियर एड्रेस। वो कहता है कि जो भी होता था वो सारे के सारे एक ही मेन मेमोरी को जो है वो एक्सेस करते थे, और उस मेमोरी को जो एक्सेस करना है उसे हम लोग लीनियर एड्रेस कहते थे। द सेगमेंट मेमोरी
model divided the system memory into group independent segments. वो कहता है जो सेगमेंट मेमोरी थी ये बेसिकली क्या करती थी, डिवाइड कर देती थी मेमोरी के ग्रुप्स को इंडिपेंडेंटली तौर पे, रेफर बाय द पॉइंटर लोकेटेड इन द सेगमेंट रजिस्टर, और वो सेगमेंट रजिस्टर की जो लोकेशन होती थी उसी के अंदर वो जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते थे. ईच सेगमेंट इज यूज्ड टू कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा. वो कहता है कि हर सेगमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक डाटे की जो टाइप है उसको कंटेन करता था, उसको चेक करता था. वन सेगमेंट इज यूज्ड टू कंटेन इंस्ट्रक्शन कोड एंड अदर डाटा एलिमेंट. वो कहता है कि एक सेगमेंट के अंदर मल्टीपल आपका जो डाटा एलिमेंट है उसकी जो है वो एक्सेसिबिलिटी होती थी, या डाटा जो है हम वहां से एक्सेस कर सकते थे. वन सेगमेंट इज यूज्ड कंटेन कोड एंड अदर डाटा सेगमेंट एंड द थर्ड प्रोग्राम स्टैक. वो कहता है कि ये जब हम उसको एक्सेस करते तो क्या होता था कि थर्ड प्रोग्राम का जो पार्ट है वो हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले होता था, या वहां से हम एक्सेस करते थे. इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर. यहां तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं. 16 बिट हुए थे कि मतलब जब पहला जो प्रोसेसर है वो 80800 का था, फिर उसके बाद 8088 आ गया, फिर इसके 816 आ गया, फिर आपके इसी तरह प्रोसेसर जो है वो बढ़ते गए, और जो हमारा पेंटियम स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली 286 के बाद 80286 के बाद पेंटियम 1, फिर पेंटियम 2 833 पे आया, फिर अगर पेंटियम 3 की बात करूं तो 888 के ऊपर जो है वो पेंटियम 3 आपका आ गया. फिर उसके बाद अगर पेंटियम 4 की बात करें तो पेंटियम 4 आपका 1 गीगा 2 गीगा 3 गीगा, और पेंटियम 4 जो है वो खत्म हुआ था 3.4 गीगा हर्ट्ज प्रोसेसर के बाद. फिर उसके बाद जो है वो आपका क्वाड कोर कोर टू डू ये स्टार्ट हो गए थे. फिर उसके बाद जैसे ज़ियोन के प्रोसेसर है, ज़ियोन के बाद जो है अब आपका जो प्रोसेसर इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है वो आप लोग कोर i3 कोर i5 कोर i7 इसके प्रोसेसर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो. और ये सारे प्रोसेसर जो है ये अब आपके 64 बिट और 32 बिट अभी भी यानी कि आप प्रोसेसर अपने इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो, और इनके अंदर जो रजिस्टर का साइज है वो वही है कि अभी 32 बिट रजिस्टर साइज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो. हाँ, आने वाला जो प्रोसेसर है जैसे कि 128 बिट अब सुनने में आ रहा है कि जल्द प्रोसेसर जो है वो लॉन्च हो जाएगा, तो वहां पे रजिस्टर की भी जो वैल्यू है वो 128 बिट तक चली जाएगी, यानी उसकी वैल्यू भी हाई हो जाएगी. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. ये रजिस्टर इसके साथ पता चल सकता है कितने रजिस्टर होता है 32 में और 64 में. तो अभी मैं आपको वो डिस्प्ले करूंगा जैसे ये सेशन क्लोज होगा ना, इसके बाद मैं पहले प्रैक्टिकल करवाऊंगा रजिस्टर्स का, उसके बाद हम फिर इसकी थ्योरी आगे डिस्कस करेंगे. जी सर. ओके, द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर EIP रजिस्टर समटाइम कॉल्ड द प्रोग्राम काउंटर. वो कहता है जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है इसको हम बाज का क्या कहते हैं कि ये प्रोग्राम काउंटर है. कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोड टू एग्जीक्यूट, और इसका काम क्या है कि आपकी जो हदायत है उनको एग्जीक्यूट करना. While this sound like a simple process with the implementation of the instruction prefetch cache it is not. वो कहता है कि ये क्या करता है कि ये ज्यादातर इंस्ट्रक्शन को प्रीफेच करता है और उसको कैशे के अंदर लेके जाता है. बाज का तो वो कैशे में रहता है और बाज का वो कैशे में नहीं रहता. द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पॉइंट्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट करता है ताकि वो जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो डिस्प्ले हो सके. ओके जी, सेशन क्लोज होने लग गया है. जैसे ही सेशन जो है वो आए तो आप लोगों ने जल्द अज जल्द जो है वो ऑनलाइन हो जाना है ताकि हम अपना लेक्चर जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकें.
मैं सबसे पहले अब प्रैक्टिकल जो है वो कराने लगा हूँ, ताकि आप लोग को पता हो कि हम लोग किस तरह से रजिस्टर्स जो हैं वो अपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर डिस्प्ले करेंगे, और आगे चल के हमने इन्हीं रजिस्टर्स के ऊपर जो है वो प्रैक्टिकल करना है, प्रोग्रामिंग करनी है। तो मैंने स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले डॉस बॉक्स जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए इसमें डॉस बॉक्स जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और इसके अंदर जो है मैं माउंट करता हूं। जिनके पास सिस्टम नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ना है, चाहे सिस्टम है चाहे नहीं है। माउंट सी जी सर। C:MP, ये मैंने माउंट किया यहां पे। अब मैं सी ड्राइव पे आ गया हूं। ये जो सी ड्राइव है ये बेसिकली डॉस बॉक्स की वर्चुअल डिवाइस है। आपको जब डॉस बॉक्स आप लोग, मैंने एक दो लिंक पहले 2-3 लेक्चर्स में जो है मैंने शेयर किए हैं, उन लिंक्स के ऊपर आपके गूगल क्लासरूम में भी वो लिंक मैंने ऐड किए हुए हैं। आपने वहां से उन डॉस बॉक्स विद असेंबली लैंग्वेज जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसको इसी तरह से माउंट करोगे। माउंट करने के बाद जब आप सी ड्राइव ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको असेंबली की 4 कमांड जो है मेन, जिनके ऊपर हम लोगों ने काम करना है, जैसे कि एडिट है, डिबग है, लिंक है, मैसम है और TASM है। इन कमांड्स को हमने असेंबली लैंग्वेज में अपने प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले रजिस्टर को अगर डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ तो डिबग की कमांड है। आप डिबग लिख के एंटर करोगे तो आपके पास ये डैश, ये देखें यहाँ पे इसका प्रॉम्प्ट जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अब ये जो प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हुआ है ये बेसिकली आपकी डिबग कमांड का ये प्रॉम्प्ट है। अब आपने यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखनी है। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में, नेक्स्ट सैटरडे जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मैंने वो तमाम की तमाम डिबग की जो कमांड्स हैं, ये आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो। जिन लोगों के पास विंडो 98 है, विंडो XP है, विंडो 2000 है, वो डायरेक्टली डॉस मोड में जाके डिबग की कमांड पे रजिस्टर्स को चेक कर सकता है। ये देखिए मैंने R प्रेस किया तो ये जितने भी इस वक्त सिस्टम में रजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे मेरे पास जो है वो डिस्प्ले हो गए हैं। AX, BX, CX, DX, आपका कोई भी प्रोसेसर होगा, चाहे वो आपका इसमें Core i7 या Core i5 है, तो भी रजिस्टर यही आपको डिस्प्ले होंगे। लेकिन बैकएंड पे जो इनकी वैल्यू चल रही होगी वो आपका EAX, BAX, EBX, ECX, यानी कि ये अभी जो हम रजिस्टर डिस्कस करके आ चुके हैं। फिर उसके बाद कुछ आपके पास ये फ्लैग रजिस्टर है, कुछ आपके पास ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है, कुछ आपके पास सेगमेंट रजिस्टर है, ये SS, ES, DS, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर CS अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग IP की बात कर रहे हैं, तो ये आप हमारा वो जो IP रजिस्टर जो आप यहाँ पे आप देख रहे हो अपने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जिसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है। अब इन रजिस्टर्स को अगर आप प्रॉपर तरीके से चेक करना चाह रहे हो तो U की कमांड है। ये देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर जो है ये प्रॉपर आपकी वर्किंग कर रहे हैं। मैं अगर इसको डिस्प्ले करता हूं तो D की कमांड है। आप D की कमांड पे अपनी प्रोसेसिंग जो है वो भी चेक कर सकते हो आगे चल के। जब मैं इसको फिलहाल यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूं, मैंने Q प्रेस किया क्विट करने के लिए, तो ये प्रोग्राम मेरा जो है वो वापस एग्जीक्यूट हो चुका है, नॉर्मल मोड में जो है वो आ चुका है। तो इस तरह से हमने डिबग की कमांड को इस्तेमाल करना है, और डिबग की कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने अपनी असेंबली लैंग्वेज की जो प्रैक्टिकल है वो सारे के सारे प्रोग्राम्स इसी डॉस बॉक्स के ऊपर जो है वो क्रिएट करने हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास सिस्टम है या जिनके पास नहीं है वो प्रॉपरली ले ले, क्योंकि आगे इंशाल्लाह होप टू से कि आफ्टर ईद हमारे फिजिकल लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस वक्त तक हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो शुरू हो चुकी होगी। और मुझे कोई ये स्टूडेंट ना कहे कि सर हम लोग इस वक्त हमने अभी तक तो कोई प्रोग्राम किया ही नहीं है। प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी। आप लोगों ने जो साथ के साथ प्रैक्टिस है वो करनी है। ये गूगल क्लासरूम का लिंक जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है, काफी लोगों के पास है, वो कुछ लोग ऐड भी आ चुके हैं, हो चुके हैं। जिनके पास नहीं है वो अब तमाम क्लास फेलोज जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लो। आपके तमाम की तमाम लेक्चर आपके गूगल क्लासरूम में जो है वो आपके विद मटेरियल जो है वो वहां पे
पड़े हुए हैं, तो आप वहां से भी इनको जो है वो ले सकते हो। मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूं। ओके जी। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन नॉट डायरेक्टली मॉडिफाई द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर प्रोसेसर। वो कहता है कोई भी एप्लीकेशन का जो प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के से जो है वो प्रोसेस होके नहीं जा सकता। You cannot specify a memory address and place it in EIP रजिस्टर। वो कहता है कि आप डायरेक्टली EIP के अंदर रजिस्टर में अपनी मेमोरी के एड्रेस को प्लेस नहीं कर सकते। आपके पास जो रजिस्टर डिस्प्ले होगा वो IP होगा, तो पहले वो IP में ही जो है वो प्रमोट होगा, आपका रजिस्टर जो है, ये डाटा जो है वो जाएगा, उसके बाद जो है वो खुद ही अपने आगे जो है जितने भी उसकी वर्किंग वाले एरिया होगा उसके अंदर उस डाटे को जो है वो ट्रांसफर करेगा। इंस्टेड यू मस्ट यूज नॉर्मल प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सच एज जंप। तो ये जो जंप है बेसिकली ये भी हमारी एक कमांड है जो कि JMP होगी असेंबली लैंग्वेज के अंदर, जो हम आगे चल के करेंगे। तो वो कहता है कि आप अपने नॉर्मल प्रोग्राम के थ्रू भी अपनी वैल्यू को जो है वो जंप करवा सकते हो। लेटर alter the next instruction to be read into the fetch cache, और जो कैशे के अंदर पड़ी हुई है आप उसको डायरेक्टली जो है वो शिफ्ट करके जंप करके किसी और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में भी रख सकते हो। इन अ फ्लैट मेमोरी मॉडल द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कंटेन द लीनियर एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोड। वो कहता है कि फ्लैट मेमोरी मॉडल की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है, लीनियर एड्रेस की लोकेशन जो है वो अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोड को जो है वो दे देता है। इफ द एप्लीकेशन इज यूजिंग सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल, अगर तो एप्लीकेशन सेगमेंट मेमोरी मॉडल का इस्तेमाल कर रही है, द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पॉइंट to a logical memory address referred by the content of the CS register। तो वो CS रजिस्टर के लिहाज से जो है वो डाटा को जो है वो ट्रेवल करती है। कंट्रोल रजिस्टर, the 5 control register are used to determine the operating mode of the processor। वो कहता है कि जो 5 कंट्रोल रजिस्टर हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे प्रोसेसर के ऑपरेशन को जो है ऑपरेटिंग मोड को जो है वो कवर करते हैं। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द करंटली एग्जीक्यूटिंग टास्क, और अपनी मर्जी से एग्जीक्यूट टास्क को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। द इंडिविजुअल कंट्रोल रजिस्टर आर डिस्क्राइब द फॉलोइंग टेबल। वो कहता है कि जो इंडिविजुअली कंट्रोल रजिस्टर है वो नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें एक एक करके जो है उसकी डिटेल में उसको बताया गया। द वैल्यू इन द कंट्रोल रजिस्टर कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस बट द डेटा कंटेन इन द कंट्रोल रजिस्टर। वो कहता है कि जो वैल्यू है इसके अंदर वो डायरेक्टली रजिस्टर में जनरल पर्पस रजिस्टर के थ्रू जो है वो इसमें आ रही है। वंस द डाटा इज इन अ जनरल पर्पस रजिस्टर, जैसे ही डाटा जनरल पर्पस रजिस्टर में आता है, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन एग्जामिन the bit flag in the register to determine the operating status of the process and और currently running task। वो कहता है कि तो जैसे ही वो एप्लीकेशन आती है तो फौरन ही वो चेक करती है कि कौन सी एप्लीकेशन जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर में जो है वो एग्जीक्यूट हुई है या चल रही है। वो फौरन उसको जो है वो शिफ्ट करेगी और उसकी जगह नई जो इंस्ट्रक्शन आई है उसको जो है वो वहां पे उसको जगह देगी। CR0 सिस्टम फ्लैग एंड कंट्रोल ऑपरेटिंग मोड द स्टेट of the processor। CR1 not currently used। CR2 memory page flat information। CR3 memory page directly information। CR4 flag that enable process feature indicate feature capability of the processor। तो ये 5 डिफरेंट कंट्रोल रजिस्टर हैं जो कि अपनी वैल्यू के जरिए जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। द वैल्यू इन द कंट्रोल रजिस्टर कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस। वो कहता है कंट्रोल रजिस्टर की जो वैल्यू है जो भी इसमें स्टोर हुई है वो डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते, बट द डाटा कंटेन इन द कंट्रोलर, लेकिन जो डाटा है और इस रजिस्टर के अंदर कैन बी मूव इन द जनरल पर्पस रजिस्टर। तो वो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर जो है वो मूव होता है। वंस द डाटा इज जनरल पर्पस रजिस्टर, जैसे ही डाटा जनरल पर्पस रजिस्टर में जाता है, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्समाइन द बिट फ्लैग इन द रजिस्टर डिटरमिन द ऑपरेटिंग स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर एंड करंटली रनिंग टास्क। तो फिर वो क्या करता है कि उसकी करंटली रनिंग टास्क जो है वो डिस्कस की जाती है या बताया जाता है, ऑपरेटिंग जो सिस्टम उसका है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे हैं जी फ्लैग रजिस्टर्स। फॉर ईच ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म इन द प्रोसेसर देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू डिटरमिन whether
the operation was successful or not। वो कहता है कि ऑपरेशन में क्या, ऑपरेशनल परफॉर्मेशन में क्या होता है, प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस होती है उसके ऑपरेशन के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म बनी हुई है जो कि उस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली जो है वो चला भी सकता है और नहीं भी चला सकता है। द प्रोसेसर फ्लैग आर यूज्ड टू परफॉर्म दिस फंक्शन। और अगर वो नहीं चला रहा होता तो इसकी वर्किंग जो है वो हमारे फ्लैग रजिस्टर जो है वो कर रहे होते हैं। फ्लैग्स आर इंपॉर्टेंट टू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। वो कहता है कि फ्लैग्स जो है ये रजिस्टर असेंबली लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इफ an application perform a subtraction operation that result in a negative value, a special flag within the processor would be set। वो कहता है कि अगर आप ऐसी वैल्यू देते हो जिसकी वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है तो हमारे स्पेशल पर्पस कुछ फ्लैग रजिस्टर जो कि इसको हैंडल कर रहे होते हैं। विदाउट चेकिंग द फ्लैग द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वुड नॉट हैव एनी वे टू नो दैट समथिंग वेंट रॉन्ग। वो कहता है कि यही वजह है कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर तरीके से उन फ्लैग रजिस्टर को हैंडल करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो फ्लैग रजिस्टर को हैंडल ना करे और उससे किसी भी कोई रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो प्रोसेसर में एंटर हो सके। The IA32 platform use a single 32-bit register to contain a group of status, कंट्रोल एंड सिस्टम फ्लैग। वो कहता है कि इंटेल के जो 32 बिट के प्रोसेसर हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, इन्हीं रजिस्टर को जो है वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल भी करते हैं, उनका स्टेटस भी चेक करते हैं और सिस्टम को फ्लैग भी करते हैं। द ई फ्लैग रजिस्टर कंटेन 32 बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आर मैप टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक फ्लैग ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कहता है कि ई फ्लैग रजिस्टर जो है वो बेसिकली कवर उसके कौन से हो रहे होते हैं, 32 बिट रजिस्टर जो है वही कवर हो रहे होते हैं, लेकिन वो साथ के साथ प्रोसेसर को भी चेक कर रहे होते हैं कि उसमें प्रॉपर तरीके से वो डिफाइन हुए हैं या नहीं। एट द टाइम दिस राइटिंग 17 बिट आर यूज फॉर फ्लैग। और इस दौरान जो है वो 17 बिट्स जो है फ्लैग रजिस्टर्स की वो जो है वो यूज हो रही होती हैं। स्टेटस फ्लैग, कंट्रोल फ्लैग एंड सिस्टम फ्लैग, इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है और उन्हीं डिवीजन के लिहाज से जो है वो उसमें काम कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MMX मल्टीमीडिया एक्सटेंशन, यानी कि MMX टेक्नोलॉजी। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जैसे प्रोसेसर हमारे पास पेंटियम 1 आया, 386 आया, 486 आया, 586 के बाद जो है वो पेंटियम 1 जो है उसका आगाज हुआ और उसके बाद ही जैसे पेंटियम 2 प्रोसेसर आया तो पेंटियम 2 के अंदर MMX टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी थी, यानी उस वक्त 64 बिट प्रोसेसर के ऊपर वर्किंग जो है वो शुरू हो चुकी थी। द पेंटियम 2 प्रोसेसर इंट्रोड्यूस अनदर मेथड फॉर प्रोग्रामर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स इंटीजर अरिथमेटिक ऑपरेशन। वो कहता है कि MMS टेक्नोलॉजी क्या थी कि ऐसा प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया गया पेंटियम 2 ने कि प्रोग्रामर जो है कॉम्प्लेक्स किस्म का जो इंटीजर की कैलकुलेशन है इंस्ट्रक्शन की उनको प्रॉपर तरीके से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जो है वो कवर कर पाते। MMX was the first technology to support the Intel single instruction multiple data execution model। वो कहता है कि MMX टेक्नोलॉजी जब आई तो उसने ऐसा किया कि इंटेल के अंदर ही सिंगल इंस्ट्रक्शन यानी एक हिदायत में मल्टीपल डाटा जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और इसका मॉडल जो है वो SIMD इसने पेश किया, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा एग्जीक्यूशन मोड। The SIMD model was developed to process large number। वो कहता है कि SIMD ने जो है वो एक डेवलप किया बहुत बड़े नंबर को commonly found in multimedia applications, खास करके जो ज्यादातर मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। The SIMD model use explain register size and new number of format as to speed up the complex number क्रंचिंग रिक्वायर्ड फॉर रियल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। वो कहता है कि जब मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आई तो उस वक्त क्या होगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटे ने अपना रोल जो है वो रियल टाइम जो प्रेजेंटेशन थी मल्टीमीडिया की उनके अंदर जो है वो अदा किया। यानी आप ये कह रहे हो कि अभी भी अगर मल्टीमीडिया की यानी हाई लेवल एप्लीकेशन हम डिजाइन करें तो उसके लिए हमें MMX टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। The MMX environment include 3 new floating point data type that are handled by the processor। वो कहता है कि MMX के अंदर 3 डिफरेंट तरह से फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स आई जिसमें 64 बिट पैक्ड बाइट इंटीजर, 64 बिट पैक्ड वर्ड इंटीजर, 64 बिट डबल वर्ड इंटीजर। ये वो लेंथ थी जो कि MMX टेक्नोलॉजी में आई और डाटा जो है वो डबल से ट्रिपल की तरफ जो है वो मूव होना शुरू हो गया।
टू हैंडल द न्यू डाटा फॉर्मेट, हमने नए डाटा फॉर्मेट को हैंडल करना शुरू किया। MMX टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट द 8 EFEPU रजिस्टर एज अ सिंगल पर्पस रजिस्टर। वो कहता है कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को MM टेक्नोलॉजी के अंदर FPU जो है वो कहा गया था। MMX रजिस्टर आर नेम MM0 थ्रू MM7, यानी कि इसकी जो टाइप्स थी वो 0 से लेकर 8 तक, यानी कि 8 इसमें डिफरेंट MM जो है वो कॉल करते थे एंड आर यूज्ड टू परफॉर्म इंटीजर अर्थमेटिक ऑन द 64 बिट पैक्ड इंटीजर। वो कहता है कि इस तरह ये क्या होता था कि 64 बिट पैक रजिस्टर, क्योंकि 8 इसके खाने थे तो 8 8 64 आसानी जो है वो इसको कवर कर पाता। While the MMX technology improved processing speed for complex integer arithmetic, it did nothing for program the required complex floating point arithmetic। वो कहता है कि जब एक बड़े लेवल का कोई कैलकुलेशन आती थी तो वो उसको आसानी जो है वो कवर कर पाता था, ना कि फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर वो जाके इस कॉम्प्लेक्स को ना कवर करता। That problem was solved in SSE environment। और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि जो मल्टीपल कैलकुलेशन है, चाहे वो इंटीजर बेस है चाहे वो आपकी फ्लोटिंग बेस है, तो उसको कवर करने के लिए MMX के बाद आपकी SSE environment जो है उसने आके इसको कवर किया। SSE जो है जी आपका स्ट्रीम SIMD एक्सटेंशन SSE। इसमें क्या कहता है कि दोनों चीजें जो है वो आपकी कवर हो गई। The next generation of SIMD technology was implemented starting with the Pentium 3 processor। वो कहता है कि ये टेक्नोलॉजी किसके अंदर की गई, ये Pentium 3 प्रोसेसर में जो है वो इसको हैंडल किया गया। SSE enhanced performance for complex floating point arithmetic often in 3D graphics, motion video and video कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि अब क्या है कि अब बड़े लेवल के ऊपर जो है वो आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी। Pentium 3 के अंदर SSE आया जिसमें बड़े लेवल के ग्राफिक्स, 3D ग्राफिक्स, मोशन वीडियो, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो किया गया और उनमें प्रॉपर तरीके से इसको डिक्लेयर किया गया। The first implementation of SSE in Pentium 3 processor incorporate 8 new 128 register called XMMO through MMX7। वो कहता है कि इस तरह से क्या हुआ कि 128 बिट रजिस्टर जो है वो आए जिसको कहा गया XMM0 से XMM7 तक, एंड अ न्यू डाटा टाइप, और एक नई डाटा टाइप जो है वो आई 128 बिट पैक सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट, और इसको क्या किया कि सिंगल प्रिसिशन पॉइंट जो है वो कहा गया था। SSE टेक्नोलॉजी also incorporate additional new instruction code for processing up to 4 128 बिट पैक सिंगल प्रीशियस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। वो कहता है कि 120 जहां पे आप बात करते थे 32 बिट रजिस्टर की, वहां पे फिर उसके बाद 64 बिट रजिस्टर आ गया। अब 64 से बाद डायरेक्टली 128 बिट आप रजिस्टर्स के ऊपर, अब ये रजिस्टर नहीं थी, बेसिकली रजिस्टर के साथ मिलके हेल्प करने वाली कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस थी जो कि आपके उस डेटे को डबल और ट्रिपल लेवल के ऊपर जो है डाटा टाइप बना के जो है वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल हो रही थी। द सेकंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ SSE SS2 इन द Pentium 4 प्रोसेसर, यानी Pentium 3 के अंदर SSE 1 आया और Pentium 4 के अंदर SSE 2 जो है वो डिस्प्ले हुआ, जहां पे 4 प्रोसेसर इनकॉर्पोरेट द सेम XMM रजिस्टर दैट SSE यूज। वो कहता है कि एक वक्त में 4 प्रोसेसर और चारों प्रोसेसर XMM के रजिस्टर को इस्तेमाल करते हुए उसके साथ SSE भी वर्किंग कर रही थी, एंड आल्सो इंट्रोड्यूस 5 डाटा टाइप, और इस दौर में आके 5 डिफरेंट डाटा टाइप जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। 128 बिट पैक डबल प्रीशियस फ्लोटिंग पॉइंट, 128 बिट पैक बाइट इंटीजर, 128 बिट पैक वर्ड इंटीजर, 128 बिट पैक डबल वर्ड इंटीजर, 128 बिट क्वाड वर्ड इंटीजर। ये मुख्तलिफ डाटा टाइप्स जो है वो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी अप होती गई वैसे वैसे आपके असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो अपग्रेडेशन होती गई, डाटे की जो लेंथ है वो बढ़ाते गए। द न्यू डाटा टाइप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन कोड इनेबल प्रोग्राम टू यूटिलाइज इवन मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन विद इन देयर प्रोग्राम। वो कहता है कि डाटा टाइप जैसे जैसे रिस्पॉन्डिंग इसकी होती है, इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो प्रोग्रामिंग यूटिलाइजेशन को और कॉम्प्लेक्स लेवल पे जितने भी मैथमेटिक्स स्किल थे उनके अंदर प्रोग्राम्स को वो वर्क करते रहे। द 128 with double precision floating point data type allowed for advanced 3D geometry graph technique
such as ray tracing to be performed within a minimal processor। वो कहता है कि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है 3D ज्योमेट्री, जो कि जिसमें अब हम 3D सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, जैसे कि माया है, पोजर है, 4D सैनमा है, 3D स्टूडियो मैक्स है, ऑटोकैड का 3D वर्जन है, तो ये सारी चीजें 128 बिट के आने से हार्डवेयर की ज्यादा एक्सेसिबिलिटी के जो है वो इस्तेमाल हुई। A third implementation of SS3 does not create any new data type। वो कहता है जो SS3 आया उसने किसी किस्म की कोई डाटा टाइप जनरेट नहीं की, but several new instruction for processing both integer and floating point value in the XMM रजिस्टर। वो कहता है किसी ने कोई नई डाटा टाइप तो नहीं दी, लेकिन सिर्फ ये किया कि एक ऐसी इंस्ट्रक्शन पास कर दी, ऐसी इंस्ट्रक्शन जनरेट कर दी कि आपका इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों मिलके जो है XMM रजिस्टर के साथ जो है वो अपनी कैलकुलेशन करते थे। नेक्स्ट है जी हमारा हाइपर थ्रेडिंग। One of the most existing feature add to the Pentium 4 processor line is हाइपर थ्रेडिंग। वो कहता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर ऐड किया गया Pentium 4 प्रोसेसर के अंदर वो हाइपर थ्रेडिंग था। हाइपर थ्रेडिंग इनेबल अ सिंगल IA32 प्रोसेसर टू हैंडल मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थ्रेड सिमल्टेनियसली। वो कहता है कि 32 बिट प्रोसेसर जो था उस प्रोसेसर के ऊपर हाइपर थ्रेडिंग जब एग्जीक्यूट की गई तो उसने क्या किया कि मल्टी सिमल्टेनियसली जितने भी प्रोग्राम आते थे उन सबको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग की जो है वो बात हो रही है, द हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। और यही थ्रेड ट्राई कैच थ्रेड जो है अब आपके जावा प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो है वो बहुत हाई लेवल पे जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये Pentium 4 से ऑनवर्ड मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रोसेसर आए इन तमाम प्रोसेसर के अंदर टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपग्रेड किया गया, ताकि जो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग जब आए तो उस वक्त किसी किस्म की प्रोसेसर में तब्दीली ना करनी पड़े। टू और द हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी ऑफ टू और मोर लॉजिकल प्रोसेसर लोकेटेड ऑन अ सिंगल फिजिकल प्रोसेसर। वो कहता है कि हाइपर थ्रेडिंग क्या था, ये असल में दो और मोर लॉजिकल प्रोसेसर थे जो कि बेसिकली आपके फिजिकल प्रोसेसर के साथ ही वर्क कर रहे होते थे। ईच लॉजिकल प्रोसेसर कंटेन अ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस सेगमेंट कंट्रोल एंड डीबग रजिस्टर। वो कहता है कि हर वर्चुअल प्रोसेसर के अंदर, यानी कि ये टेम्परेरी प्रोसेसर होता था जो कि हाइपर थ्रेडिंग से क्रिएट होता था, उसमें जनरल पर्पस रजिस्टर भी होते थे, सेगमेंट रजिस्टर्स भी होते थे, कंट्रोल एंड डीबग रजिस्टर भी जो है उसके साथ मिलके काम करते थे। ऑल ऑफ द लॉजिकल प्रोसेसर शेयर द सेम एग्जीक्यूशन इंजन। हर लॉजिकल प्रोसेसर जो एग्जैक्ट वही एग्जीक्यूशन करता था जो कि आपका फिजिकल प्रोसेसर जो है वो करता था। द आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द सेपरेट थ्रेड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड प्रोवाइड बाय द डिफरेंट लॉजिकल प्रोसेसर। वो कहता है कि होता क्या था कि जो भी एग्जीक्यूशन है प्रोसेसर की वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती थी आपके डेटे को जो है इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट करने की उस लॉजिकल प्रोसेसर से आपके फिजिकल प्रोसेसर। मोस्ट ऑफ द एडवांटेज ऑफ द हाइपर थ्रेडिंग अपीयर एट द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। वो कहता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हुए, इसके एडवांटेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उसके लेवल के ऊपर जाके असरअंदाज हुए। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड द वेरियस यूनिक्स इंप्लीमेंटेशन। वो कहता है कि इसमें हुआ क्या कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो और वेरियस यूनिक्स उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया गया कैन असाइन एप्लीकेशन थ्रेड टू इंडिविजुअल लॉजिकल प्रोसेसर। और वो क्या था कि मल्टीपल विंडोज और यूनिक्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे इनके अंदर प्रॉपर तरीके से जो है उसको हैंडल किया गया। टू द एप्लीकेशन प्रोग्रामर हाइपर थ्रेडिंग में नॉट अपेयर टू बी दी दैट मच ऑफ अ बेनिफिट। और वो कहता है कि इसी तरह जो थ्रेड्स है वो प्रॉपर तरीके से बेनिफिट लेवल पे जो है वो कवर किए गए। द IA32 प्रोसेसर फैमिली। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोसेसर्स की फैमिली को डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस किस दौर में कौन कौन सा जो प्रोसेसर है वो आया और किस किस फैमिली के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो अपग्रेड की गई। एट द टाइम ऑफ this writing the IA32 family of the processor is most popular computing platform used in the desktop workstation and many server environment। वो कहता है कि IA32 फैमिली की जो प्रोसेसर्स थे ये ना सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर बल्कि जो सर्वर्स मशीन्स थी उनमें भी बहुत ज्यादा मशहूर थे और उस वक्त बहुत ज्यादा
ऐसी मशीन सर्वर्स बनाएगी, डेस्कटॉप बनाएगी जिनके अंदर इस प्रोसेसर को लगा के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्किंग करवाया जाता है। द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूटिलाइज द IA32 प्लेटफॉर्म इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो, और ज़्यादातर जो इसके अंदर वर्किंग होती थी वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो वर्क करता था। ऑल्दो other popular operating system run IA platforms such as Novel File Server, Unix-based OS, and Linux and BSD derivative। वो कहता है कि मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम IA32 प्रोसेसर के ऊपर रन करते थे, जैसे कि आपका नॉवल, ये लैन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉवल फाइल सिस्टम, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और मुख्तलिफ तरह के डेरिवेटिव जो कि मैथमेटिकल थे वो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो IA32 प्रोसेसर के ऊपर वर्क करते थे। While many advances in the IA32 processor platform have been made throughout the year, वो कहता है कि ईच एंड एवरी टाइम जो है इसकी जो प्रोग्रामिंग है थ्रू ऑफ द ईयर होती रहती है। मैनी फीचर आर कॉमन टू ऑल IA32 प्रोसेसर, और बहुत सारे मेन फीचर जो है वो IA32 प्रोसेसर के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए गए। द फीचर्स मेंशन्ड इन दिस chapter from the core of all assembly language written the IA232 प्लेटफॉर्म। वो कहता है कि आगे चल के जितने भी हम ये जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं या जो लेक्चर डिस्कस, इसमें काफ़ी जगह पे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसी IA32 प्लेटफॉर्म के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जो है असेंबली लैंग्वेज के लिखेंगे। हाउएवर नोइंग द स्पेशल फीचर अवेलेबल ऑन द पर्टिकुलर प्रोसेसर कैन हेल्प स्पीड योर असेंबली प्रोग्राम अलोन वेरी निकली। वो कहता है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की जो है प्रोसेसर के ऊपर अपने असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है उनको उनके स्पेशल फीचर्स के लिहाज से, उसकी स्पीड के लिहाज से जो है वो चेक करेंगे। दिस सेशन डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रोसेसर अवेलेबल इन IA32 फैमिली एंड हाउ देयर फीचर मस्ट बी टेकन इनटू। आने वाला जो नेक्स्ट स्लाइड्स है उनके अंदर हम यही देखेंगे कि IA32 के जो प्रोसेसर है वो किस तरह से जो है वो अपने वर्क करते रहे और किस तरह से उसकी वर्किंग जो है वो कंप्लीट होती रही। सबसे पहले जी इंटेल प्रोसेसर। ऑफ कोर्स इंटेल इज द मेन सप्लायर ऑफ द प्रोसेसर इन IA32 प्लेटफॉर्म। वो कहता है कि वाकया ही जो IA में सबसे ज्यादा मशहूर प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है वो हमारी IA32 प्लेटफॉर्म में वो इंटेल की है। इन टूडे कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट द मोस्ट कॉमन यूज प्रोसेसर प्लेटफॉर्म द प्रोसेसर पेंटियम प्रोसेसर। वो कहता है कि सबसे ज्यादा जो मशहूर इसमें प्रोसेसर हुआ था वो हमारा पेंटियम प्रोसेसर हुआ था। इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल टू इनकाउंटर हार्डवेयर फ्रॉम द अर्लियर IA32 प्रोसेसर सच एज 80486 प्रोसेसर। It is extremely unusual to encounter hardware from the earlier IA32 processor such as Intel 80486 प्रोसेसर। वो कहता है कि सबसे ज्यादा जो इसमें इस्तेमाल होने वाला प्रोसेसर था वो 486 प्रोसेसर था। 586 प्रोसेसर जो है उसमें बेसिकली प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से वो कामयाब नहीं हो सका। फिर हमारा पेंटियम 1 जो है वो डायरेक्टली पेंटियम 1 जो प्रोसेसर है वो डिस्प्ले हो गया। लेकिन उससे ज्यादा जो मशहूर प्रोसेसर था वो हमारा 80486 था। Unfortunately, several different types of Pentium processor are still active in business, school and home। वो कहता है कि अब भी Pentium के, अभी भी मैंने खुद भी ये देखा है कि काफी जगह पे अभी भी जो है वो Pentium 4 सिस्टम जो है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में लोगों ने रखे हुए हैं या घरों में रखे हुए हैं और बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। Creating assembly language program that utilize advanced IA32 feature found only one the latest processor may limited your application marketability। वो कहता है कि अभी भी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाए गए हैं उनके अंदर IA32 प्रोसेसर जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं और उन प्रोसेसर के अंदर ज्यादातर जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम है वो IA32 फीचर्स को देखते हुए जो है मार्केट को देखते हुए डिजाइन किए गए। Conversely, if you are known that your programming environment consists of a specific type of processor, utilizing available feature may help given your application the performance boot need to smoke the competition। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि आपने जो भी प्रोसेसर जो है उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी अवेलेबिलिटी और उसका एनवायरनमेंट जो है वो किस लिहाज से उसमें एप्लीकेशन जो है वो कैसे जो है वो प्रॉपर तरीके से बूस्ट करती है और आपके जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट कैसे करते हैं। दिस सेशन डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पेंटियम प्रोसेसर कॉमनली अवेलेबल इन द वर्कस्टेशन एंड सर्वर, हाईलाइटिंग द फीचर दैट आर अवेलेबल
विद ईच प्रोसेसर। वो कहता है कि आगे चल के हम डिस्क्राइब करेंगे कौन कौन से इसके कॉमन प्रोसेसर हैं जो कि वर्क सेशन में सर्वर्स में जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं या वर्किंग सर्वर्स जो है वो वर्किंग करते थे। द पेंटियम प्रोसेसर फैमिली। The core of the Pentium processor line is of course the base Pentium processor. The Pentium processor was introduced in 1993 as a replacement of the 8086 processor. 93 के अंदर आपका 486 जो है, ये मैंने आपको बताया कि इसके बाद जो है 80485 आया था। तो 586 आया था। 586 के अंदर कोई मैथमेटिकल जो है वो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो प्रोसेसर जो कामयाब नहीं हो सका, इसीलिए 93 में 486 को ही उन्होंने रिप्लेस कर दिया पेंटियम के अंदर। द पेंटियम वाज फर्स्ट प्रोसेसर टू इनकॉर्पोरेट द डील एग्जीक्यूशन पाइपलाइन। वो कहता है कि यही है कि इस पाइपलाइन के अंदर जिसकी एग्जीक्यूशन है या जो फर्स्ट प्रोसेसर है ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग करना शुरू हो गया। एंड वाज द फर्स्ट प्रोसेसर टू यूज 32 बिट एड्रेस बस एंड 64 बिट इंटरनल डाटा पाथ। और ये जो प्रोसेसर था, यानी पेंटियम 1 की बात हो रही है, ये जो पेंटियम 1 का प्रोसेसर था ये इसमें क्या था, 32 बिट। इससे पहले आपके पास 24 बिट प्रोसेसर थे, 16 बिट प्रोसेसर थे, 8 बिट प्रोसेसर थे। लेकिन ये जो प्रोसेसर 32 बिट इसमें वर्क होता था और उसके साथ जो आपकी डाटा पाथ की थी वो 64 बिट जो है वो इस्तेमाल होती थी। While the performance benefit of the Pentium processor were obvious from a programming point of the view, the Pentium processor did not provide any new feature beyond the 80486 architecture. वो कहता है इसके बाद और भी प्रोसेसर डेवलप किए गए लेकिन उनके अंदर जो फीचर और आर्किटेक्ट जो बनाया गया वो 80486 का ही वर्किंग करता रहा। Core register and instruction code from the 80486 processor were supported including the internal FPU support. वो कहता है कि जितने भी रजिस्टर कोर रजिस्टर बनाए गए लेकिन इन सब के अंदर एक ही मेन वर्किंग की थी कि FPU जो है वो इन तमाम प्रोसेसर में प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहा था। P6 प्रोसेसर फैमिली। The P6 processor family was introduced 1995 with the Pentium Pro प्रोसेसर। इसको Pentium P6 बेसिकली Pentium Pro प्रोसेसर भी कहते हैं। The Pentium Pro processor incorporated a completely new architecture from the original Pentium processor. इसके अंदर ये प्रोसेसर आपका मोबाइल जो प्रोसेसर आए थे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर, हम इनको मोबाइल टेक्नोलॉजी प्रोसेसर भी बोलते थे। तो बेसिकली ये Pentium Pro था और इसका आर्किटेक्चर जो है वो Pentium से थोड़ा सा एडवांस था। The P6 family of the processor were first to utilize specular micro architecture which generally increase performance by the enable multiple execution unit and instruction prefetch pipeline। वो कहता है कि इसके आने से क्या है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है प्रोसेसर की उसमें जो माइक्रो आर्किटेक्चर यानी छोटे लेवल के जो आप वर्किंग थी वो उसकी वर्किंग फास्ट होगी और उसकी जो प्री फेचिंग इंस्ट्रक्शन को प्री फेच करने की जो सालियत है वो पाइपलाइन में ज्यादा होगी। द Pentium MMX and Pentium 3 processor part of the P6 family were the first processor incorporate MMX technology। वो कहता है कि MMX टेक्नोलॉजी या Pentium 2 के जो प्रोसेसर है वो बेसिकली P6 फैमिली के अंदर जो है वो इंक्लूड है, या आप ये भी कह सकते हो कि P6 फैमिली के अंदर उन प्रोसेसर को जो है वो ऐड कर दिया गया था। The Pentium MMX and Pentium 2 part of the family's P6 family were first processor to incorporate MMX technology and also introduce a new lower power state that enabled the processor to be put in sleep mode when idling. This feature helped conserve power and become ideal platform for the laptop computing devices। यानी कि आप ये समझ लें कि MMX टेक्नोलॉजी जब आई तो आपके लैपटॉप जो है वो बनने शुरू हुए और इन लैपटॉप्स के अंदर क्योंकि आपकी सारी डिवाइसेस को एक किस्म का कंप्रेस कर दिया गया है कि इन लिटर फॉर्म में कर दिया गया है और उन लिटर फॉर्म के अंदर जितने भी आपके लैपटॉप हैं वो प्रॉपर तरीके से आपकी डिवाइसेस को कंप्यूट की। Pentium 3 processor was the first processor to incorporate SSE technology enabling programmer to perform complex floating point arithmetic operation both
क्विकली एंड इजीली। वो कहता है कि पेंटियम 3 का प्रोसेसर जो है वो फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट एसएस टेक्नोलॉजी में था और वो प्रॉपर तरीके से इस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कवर कर रहा था। नेक्स्ट है जी पेंटियम 4 The Pentium 4 processor was introduced in 2000 and again started a new trend in microprocessor design। वो कहता है कि Pentium 4 का जो प्रोसेसर है वो सन 2000 के अंदर जो है वो डिजाइन किया गया, बल्कि डिजाइन नहीं किया गया कि स्टार्ट कर दिया गया, और उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यानी कि अब ट्रेंड क्या हो गया कि एक बड़े प्रोसेसर के अंदर, एक बड़ी चिप के अंदर छोटे छोटे प्रोसेसर जो है वो लगाना शुरू कर दिए। जहां पे Pentium 1 में एक बहुत बड़ा प्रोसेसर था, अब वो खत्म होकर छोटे 4 मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो कन्वर्ट हो चुका था। द Pentium 4 utilized the Intel NetBurst architecture which provide extremely fast processing speed by incorporating the instruction pipeline and the out of order execution core and execution unit। वो कहता है इससे क्या होता था कि आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन होती थी, पाइपलाइन जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही थी, तो इसलिए एग्जीक्यूशन जो उसकी फास्ट थी। द Pentium 4 प्रोसेसर सपोर्ट SS3 मोर एडवांस SSE technology that implement additional floating point operation, support high speed multimedia of कंप्यूटेशन। वो कहता है कि इससे क्या होगा कि SS3 में जितने भी Pentium 4 के प्रोसेसर थे वो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को जो है आसानी कवर कर पा रहे थे। द Xeon प्रोसेसर फैमिली, पेंटियम में ही Xeon इसको बहुत ज्यादा, अभी भी Xeon के जो प्रोसेसर है जितनी भी हाई लेवल की एप्लीकेशंस है मल्टीमीडिया की, आपके 2D 3D एनिमेशन, आपकी वीडियो एडिटिंग, वो सारी की सारी Xeon पेंटियम के ऊपर जो है वो अभी भी काम कर रही है। In 2001 Intel introduced a Pentium Xeon processor। Pentium ने Intel ने Xeon प्रोसेसर जो है वो डिस्प्ले किया या लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस करवाया। इट इज प्रीमिनरली इंटेंडेड फॉर मल्टी प्रोसेसर सर्वर ऑपरेशन, और ये क्या था कि मल्टी प्रोसेसर सर्वर जो है इसमें वर्किंग करना शुरू कर दी। द MMS इट सपोर्ट MMX एंड SSC SS2 SSC टेक्नोलॉजी, यानी कि जो Xeon का प्रोसेसर है उसके अंदर आपका SS3 SS2 और SSE और MMX जो है ये सारे के सारे सपोर्टेड प्रोसेस है, और वो प्रोसेसर प्रॉपर तरीके से जो है उसमें वर्किंग जो है वो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉन इंटेल प्रोसेसर, यानी कि इंटेल ही नहीं उसके अलावा भी जो हमारे मार्केट में प्रोसेसर है, जैसे कि तोशिबा ने बनाए, AMD ने प्रोसेसर बनाए, इसी तरह से सोनी वालों ने अपने प्रोसेसर डेवलप किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोसेसिंग की वर्किंग हो रही है वो इंटेल की ही हो रही है। ओके जी, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं। लेक्चर का बकिया हिस्सा जो है मैं शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। जी, तो हम बात कर रहे थे कि नॉन इंटेल प्रोसेसर, जिसमें हम लोगों ने, मैंने बताया आपको कि IA32 के जितने भी फीचर्स थे वो जितनी भी वर्किंग हो रही थी नॉन कंपनीज जो थे नॉन इंटेल, वो साथ के साथ जो है वो कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले है जी AMD प्रोसेसर। टुडे इंटेल बिगेस्ट कंपटीटर इज AMD। वो कहता है कि इंटेल का इस वक्त सबसे ज्यादा जो कंपटीटर है वो AMD है। AMD हैज रिलीज्ड अ कंपीटिंग प्रोसेसर और एवरी रिलीज ऑफ इंटेल पेंटियम प्रोसेसर। जैसे जैसे पेंटियम ने प्रोसेसर अपना लॉन्च करता रहा, उसी तरह से AMD भी उसके साथ साथ अपना प्रोसेसर जो है वो लॉन्च करता रहा। इट इज नॉट अनकॉमन टू रन अक्रॉस माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्कस्टेशन यूजिंग AMD प्रोसेसर। वो कहता है कि ये जरूरी नहीं था कि जो इंटेल के ऊपर ही आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो होते थे, जो AMD के प्रोसेसर होते थे इनके ऊपर भी, यानी इनमें सर्वर भी बनते थे, इनमें वर्कस्टेशन भी बनते थे, और इन्हीं के अंदर प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्किंग होती थी, और प्रॉपर तरीके से सारे के सारे प्रोसेसर के ऊपर विंडोज भी होती थी। द फॉलोइंग टेबल शो AMD प्रोसेसर हिस्ट्री। यहाँ पे एक टेबल दे दिया गया है जिसके अंदर AMD के प्रोसेसर जो है वो साथ के साथ ही, जैसे जैसे पेंटियम आता रहा, AMD के प्रोसेसर भी जो है वो करते रहे। वो 100% सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी होती थी। जो भी प्रोसेसर इंटेल पे चलता था वही सॉफ्टवेयर आपका AMD, जैसे कि K5 इधर पेंटियम 100% सॉफ्टवेयर, K6 पेंटियम में MMX टेक्नोलॉजी आई,
जो कि फुल MMX सपोर्ट था, ये ऑटोमेटिकली MMX था। K62 Pentium 2 था, 3D टेक्नोलॉजी, ये भी 3D टेक्नोलॉजी कंट्रोल करता था। K63 ट्रिपल थी Pentium 3 और इन्होंने K6 निकाला। Althan Pentium 4 और Althan XP Pentium 4 SSE के साथ। लेकिन इनका जो Althan है ये बहुत ज्यादा कामयाब हुआ था AMD का, इतना इंटेल का P4 में नहीं था जितने इन्होंने 3D को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता। फॉर द assembly language programmer, the most important difference between AMD and Intel process is apparent when using SIMD टेक्नोलॉजी। वो कहता है कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामर जो है उसके लिए डिफरेंस महसूस नहीं होता था उसको कि वो AMD प्रोसेसर पे काम कर रहा है या इंटेल प्रोसेसर पे काम कर रहा है, क्योंकि दोनों प्रोसेसर इक्वलेंट जो है वो वर्किंग प्रॉपर कर रहे थे। व्हाइल AMD हैज डुप्लीकेटेड द MMS टेक्नोलॉजी, जबकि AMD जो था वो असल में MMS टेक्नोलॉजी की ही डुप्लीकेशन थी। इट हैज नॉट फुली डुप्लीकेटेड द न्यूअर SSE टेक्नोलॉजी। ये फुली डुप्लीकेटेड नहीं था लेकिन SSE टेक्नोलॉजी को कवर कर रहा था। व्हेन इंटेल इंट्रोड्यूस SSE इन द Pentium 2 प्रोसेसर, जैसे ही इंटेल के अंदर Pentium 2 प्रोसेसर में SSE को इंट्रोड्यूस करवाया, AMD टुक अ डिफरेंट रूट। तो AMD ने उस वक्त दूसरा रूट जो है वो एक्सेस कर लिया। AMD के 62 प्रोसेसर यूज डिफरेंट सिम टेक्नोलॉजी कॉल्ड 3D नाउ। वो कहता है कि AMD ने क्या किया कि K62 के प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ ही SSE की जो डाटा टाइप है उसको जो वो सिमिलर डिफाइन की, बट इट इज नॉट सॉफ्टवेयर कंपैटिबल। लेकिन ये सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी जो है वो नहीं कर रहा था। दिस हैज कॉज हाई स्पीड प्रोग्रामर कंसिडरेबल डिफिकल्टी व्हेन प्रोग्रामिंग फॉर SSE फंक्शन। With the release of the Althan XP processor in 2001, AMD support SSE integer arithmetic at the time of this writing. The newest AMD processor chip now fully supported SSE technology. वो कहता है कि जब Althan XP प्रोसेसर आया तो उस वक्त AMD की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो SSE को सपोर्ट कर रही थी, इसलिए वो प्रोसेसर जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल के ऊपर जो है वो चला गया। Cyrus processor, Cyrus processor, while the Cyrus Corporation has not been in business for a few years, वो कहता है कुछ ही years में Cyrus जो है ये भी मार्केट में बिजनेस में आ गए। Their IA32 platform process still live on the many workstation and लो एंड सर्वर। वो कहता है कि लो लेवल के जो सर्वर थे उस पे और जो हाई एंड के वर्क स्टेशन थे या पर्सनल कंप्यूटर थे उन पे साइरस के प्रोसेसर जो इस्तेमाल होने शुरू हो गए। स्टिल पॉसिबल टू रन अक्रॉस साइरस प्रोसेसर इन अ वेरियस एनवायरनमेंट। वो कहता है मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के अंदर साइरस की जो प्रोसेसर है ये इस्तेमाल किए जा रहे थे। द एवोल्यूशन ऑफ कैरेस प्रोसेसर फैमिली मिरर्ड द इंटेल प्रोसेसर फॉर मैनी वर्जन्स। द फर्स्ट पेंटियम ग्रैड प्रोसेसर produced by the Cyrus was originally called 6x86 प्रोसेसर। साइरस ने 6x86 प्रोसेसर डिस्प्ले किया, जबकि उधर से Pentium 1 जो है वो डिस्प्ले हुआ। 100% सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी विद द Pentium प्रोसेसर। Pentium प्रोसेसर की तरह ही 100% ये भी जो है वो अपने सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी करता था। When Intel introduced MMS technology, Cyrus produced the 6x86 MX processor. They didn't have a license to call MMX बट MX was close enough। वो कहता है कि MMX की जगह नहीं, उन्होंने क्या किया, MX ही उसको कवर किया और सेम टेक्नोलॉजी सेम वर्किंग वही थी जो आपका MMX प्रोसेसर जो है वो कर रहा था। When Cyrus was sold to the via chipset company, जैसे ही Cyrus एक चिप की फॉर्म में आई, द ओरिजिनल Cyrus प्रोसेसर लाइन रीनेम, तो उसने अपना नाम जो है वो चेंज कर दिया। 6x86 प्रोसेसर वो कॉल्ड M1 एंड यानी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर ये आ गया। 86 MX प्रोसेसर वाज कॉल्ड M2। अगेन दीज प्रोसेसर रिलेटेड देयर कंपैटिबिलिटी विद देयर Pentium काउंटर पार्ट। और इस तरह क्या हो गया कि Pentium काउंटर पार्ट जो यानी Pentium के अंदर जितने भी प्रोसेसर थे उन सबको वो लेके चल। बिफोर द साइरस प्रोसेसर वन फाइनल वर्जन मेड इनटू द मार्केट। आखिरकार साइरस ने अपना एक फाइनल जो है प्रोडक्ट बना के फाइनल वर्जन जो है वो मार्केट में दे दिया। Double Cyrus 3 was also compatible with the Pentium 3 प्रोसेसर। Cyrus 3 या Pentium 3। इसी दौरान एक और प्रोसेसर था, मैंने उसको भी आपको बताता चलूं कि हमारे पास
सेलेरॉन प्रोसेसर जो है वो भी इंटेल ने बना के दे दिया था, क्योंकि उस वक्त ये जो 2-3 प्रोसेसर आते थे इनके सिस्टम की जो प्राइस थी बहुत कम थी, तो जो लोग इंटेल के प्रोसेसर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो लोग क्या करते थे, वो थर्ड पार्टी यानी सेलेरॉन की तरफ चले जाते थे, AMD की तरफ चले जाते थे, या साइरस प्रोसेसर जो है ये अपने पास जो है वो लेके इनके इससे सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर लेते थे। लेकिन जब वो वर्किंग करते थे उनको महसूस नहीं होता था कि वो इंटेल पे काम कर रहे हैं, AMD के काम कर रहे हैं, साइरस पे काम कर रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी है वो इक्वल थे। अनफॉर्चुनेटली सिमिलर टू AMD इज टू हार्ड टू सपोर्ट SSE यूजिंग 3D नाउ टेक्नोलॉजी। वो कहता है कि इसने क्या किया कि अपने ही AMD ने 3D टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि SSE को कवर कर रहा था, which made it incompatible with assembly language program written for S, और यही हुआ कि असेंबली लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से इसको वर्किंग में किया गया। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो क्लियर हो गया सबको? आप लोगों की एक असाइनमेंट है कि आप लोगों ने ये करना है कि इंटेल, AMD, साइरस, सेलेरॉन, ज़ियोन, इन तमाम प्रोसेसर की आर्किटेक्चर डायग्राम जो है, यानी कि ये आपके बनेंगे 5 to 10 प्रोसेसर, ये 5 to 10 प्रोसेसर की आर्किटेक्चर की जो डायग्राम है ये आप लोगों ने टाइप करके बना के मुझे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर से पहले आप लोगों ने सेंड करनी है। वो तमाम स्टूडेंट्स ने अपना नेम और रोल नंबर के साथ जो है वो सेंड करनी है। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। GCR पे सेंड कर अपलोड कर देंगे। नहीं जी, GCR पे नहीं करनी आपने। हाँ, ये मैं इसका जो है वो मैं जो शेयर कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने मुझे इस के ऊपर सेंड करनी है, itteacher1978@hotmail.com। ये ईमेल एड्रेस है जिस ईमेल एड्रेस पे आप लोगों ने मुझे जो है असाइनमेंट सेंड करनी है। GCR पे आज या कल मैं इसको लिख दूंगा कि ये आप लोगों की असाइनमेंट है, लेकिन आप लोगों ने इस ईमेल एड्रेस के ऊपर itteacher1978@hotmail.com इसके ऊपर जो है वो मुझे असाइनमेंट सेंड करना है।